अब फाइनली स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटेल में चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फ्लो क्लियर है। प्रीवियस ही पार्ट में मैंने पूरा फ्लो क्लियर करवा दिया था, पूरा बैकएंड डिजाइन करके आपको दिखाया था, एंड आपको पता भी चल गया होगा कि डेटाबेस हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग जो फ्रंट एंड से काम कर रहे होते हैं बेसिकली, तो फ्रंट एंड में हम लोग एपीआई कॉल कर रहे होते हैं, एंड फिर ये एपीआई में हमारे बिहाइंड द सीन कुछ बिजनेस लॉजिक्स लिख रखे होते हैं, जो कि हमारे डेटाबेस के साथ छेड़खानी करके उससे कुछ क्वेरी करके डेटा या तो ला रहे होते हैं, या क्रिएट कर रहे होते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है अभी जानना, वो डेटाबेस के बारे में जानना है, क्योंकि डेटाबेस के साथ हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके साथ खेलना सीख जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली हम लोग बिजनेस लॉजिक्स भी आराम से सीख पाएंगे, प्रोग्रामेटिक थिंग्स भी आराम से कर पाएंगे। तो डेटाबेस के बारे में चर्चा करते हैं। और डेटाबेस आपको पता है क्या है ना, याद है ना डेटाबेस क्या है? फटाफट आप बता दो कमेंट करके कि डेटाबेस क्या है। सो डेटाबेस में हम बेसिकली डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी। वो तो हमारे पास फाइल सिस्टम भी है जहाँ पे हम लोग फोल्डर्स वगैरह बना के आराम से डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वेरी में प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं अगर हम लोग डेटाबेस में अपना डेटा रख रहे हो तो काफ़ी आराम से स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं कि कोई भी डेटा हमें क्वेरी करना हो हम आराम से कर सकते हैं। क्वेरी मतलब रिट्रीव करना हुआ, लेना हुआ अगर डेटा, तो आराम से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स है, ऑब्वियसली होंगे, फ्यूचर में हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। अगर आपने कोई ऐसी खतरनाक सी वेबसाइट बिल्ड कर दी तो आपके मिलियंस ऑफ यूजर होंगे। अब उन मिलियंस ऑफ यूजर में आपके पास कुछ डेटा की नीड पड़ गई, आप एनालिटिक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको क्वेरी करनी पड़ सकती है। तो वो क्वेरी वगैरह कैसे करोगे? डेटाबेस का आइडिया आपको होगा तभी आप कर पाओगे। एंड डेटाबेस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जैक्टली, जो कि हम लोग मोंगोडीबी को देखने वाले हैं। तो मोंगोडीबी ऐसे तो आमतौर पर जो हमारी बोलने की लैंग्वेज होती है वो हम बोल देते हैं कि मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस है तो मोंगोडीबी सीख लो, डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस, बट ऐसा नहीं है। मोंगोडीबी आपके पास एक्चुअली में DBMS है। एक मिनट, मोंगोडीबी आपके पास क्या है? DBMS। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकली तो नहीं जाएंगे, बेसिकली थ्योरेटिकली भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली घुस जाना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए डेफिनेटली, किसी ने अगर पूछ लिया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोंगोडीबी आपके पास क्या है? एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस नहीं है मोंगोडीबी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस को मैनेज करने का तरीका है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती है आपके पास, कि आप किस तरीके से क्वेरी कर सकते हो, डेटा को किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हो, डेटा में किस तरीके से इंडेक्सिंग वगैरह अप्लाई की जा सकती है, डेटा को किस तरीके से रिट्रीव किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पूरा का पूरा इंजन होता है जो कि मोंगोडीबी का आपके पास खुद का इंजन है एक, जिससे कि आप डेटा वगैरह को क्वेरी कर सकते हो। कमांड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, डेटाबेस से आप डेटा को क्वेरी कर सकते हो। सो वो हमें सीखना है मोंगोडीबी, यानी कि एक सिस्टम सीखना है जहां पे हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस तो ठीक है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली डेटाबेस में ही मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आपके पास अरेंज किया जा सकता है, एक तो SQL, एक नो SQL। ठीक है, और नो SQL का मतलब होता है नॉट ओनली SQL। अब इसका मतलब समझना, हमें SQL पे अभी चर्चा नहीं करनी है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो नो SQL ही है, और नो SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही हम लोग मोंगोडीबी करने वाले हैं। अदरवाइज तो आप MySQL भी कर सकते थे, पोस्टग्रे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग मोंगोडीबी करने वाले हैं, जो कि एक नो SQL है। तो अब नो SQL का मतलब, SQL का मतलब तो आपको पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो SQL का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नो SQL का मतलब ऐसा है कि SQL नहीं, बिल्कुल भी नहीं। SQL नहीं इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है नॉट ओनली SQL। क्या बोला मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, आप ध्यान से सुन लो, आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में। नो SQL, क्या बोला मैंने बोला कि नो SQL। अरे यार गया पेन टैब, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो फिर क्या होता है नो SQL का मतलब? तो नो SQL का मतलब होता है नॉट ओनली SQL। क्या बोला मैंने? नॉट ओनली SQL। और नॉट ओनली SQL का मतलब होता है SQL के अलावा भी और तरीके डेटा को स्टोर करने का।
मतलब समझ में नहीं आया? नॉट ओनली MySQL मतलब होता है सिर्फ SQL ही नहीं। इसको समझने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका है इसको समझने का, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो यही है। नॉट ओनली SQL मतलब होता है कि सिर्फ SQL ही नहीं, हम लोग अलग तरीके से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। SQL वाले तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से भी किया जा सकता है, नो SQL तरीके से भी किया जा सकता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से भी किया जा सकता है। तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो MongoDB आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप अपनी मर्जी से, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा स्टोर कर सकते हो। चाहो तो आप स्कीमा बना के प्रॉपर तरीके से डेटा का डिफिनेशन तैयार करके डेटा स्टोर करो, या फिर बिल्कुल ही रैंडम तरीके से जैसे आपको डेटा स्टोर करना है आप कर सकते हो। सो ये है MongoDB, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से आप काम कर सकते हो। नो SQL का मतलब ऐसा ही होता है, नॉट ओनली SQL। नो SQL का मतलब नो SQL नहीं होता है, नॉट ओनली SQL मतलब कि सिर्फ SQL ही नहीं, और भी तरीके से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मे बी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया या आप दिस दैट करने लग जाओ तो वहाँ पे आप बता सकते हो। सो MySQL जो कि आपके पास डेफिनेटली SQL का पार्ट है, SQL के से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड MongoDB आपके पास नो SQL से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लो, एक एनालॉजी देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे आपके पास चीज़ें होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्हीं को अगर SQL आता है तो वो यहाँ पे आराम से एनालॉजी के थ्रू समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर किन्हीं को SQL नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें MongoDB पे फोकस करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बारी मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को यहाँ पे आइडिया होगा SQL का भी। सो यहाँ पे जो डेटाबेस है, ऑब्वियसली MongoDB में भी डेटाबेस ही है, अलग क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो तरीका है डेटा को स्टोर करने का, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से है, जो कि है आपका टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, एंड यहाँ MongoDB में कलेक्शन हमारे पास बनती है। तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे हम उसे कलेक्शन बोल रहे हैं। अब आपको नहीं पता, हालांकि पता होगा, प्रीवियस पार्ट में ही मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फील्ड, सारी की सारी चीज़ें, बट फिर भी एक बार आपको मैं रिकैप करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे आपके पास कलेक्शन है, और अगर आपको पता नहीं है कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो अभी आगे बढ़ के अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सिर्फ एनालॉजी के लिए जिन्हें SQL आता है वो इस टेबल को देख के समझ सकते हो। ठीक है, ये भी एक टेबल ही है आपका। तो यहाँ पे जो टेबल होता है SQL में, यहाँ पे आपके पास होता है कलेक्शन, एंड यहाँ पे जो आपका एक रो होता है, यहाँ पे आपके पास होता है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास टेबल होता है, यहाँ पे आप उसे कलेक्शन कह रहे होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास रो होता है, एक पर्टिकुलर यूजर का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा, वो आप यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट कह रहे होते हो। एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर यूजर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग का डेटा। ठीक है, एंड ये जो कॉलम है, डेफिनेटली वो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो क्या है, नेम है, एज है, या क्या है। अभी बिल्कुल विजुअलाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो बस मैं थ्योरेटिकली अभी आपको एनालॉजी बता रहा हूँ कि आप कंपेयर कर सको बेसिकली। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉलम होता है, यहाँ पे आप उसे फील्ड कह रहे होते हो, एंड यहाँ पे जो आपके पास स्कीमा होता है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे आपके पास स्कीमा काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MongoDB पे। यहाँ पे अगर आपको एक कॉलम भी ऐड करना पड़ जाए ना, जैसे नेम, एज है, आप यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहते हो तो पूरा का पूरा टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल होता है MongoDB। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी बहुत मैनिपुलेट भी करनी है, तो वो आप ज़्यादा आसानी से MongoDB में कर सकते हो, ना कि SQL में। ठीक है, तो MongoDB में काफ़ी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल एंड काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल होता है। बाकी काम तो SQL में भी होती है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि SQL में की मैं बिल्कुल बुराई कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। SQL, पोस्टग्रे, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है इंडस्ट्री में, बट MongoDB में क्या फीचर्स है वो मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो SQL में काम कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे से काम हो रहे हैं। सबके देखो अपने अपने मेरिट डिमेरिट है। यहाँ MongoDB की मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं MongoDB की तारीफ करता जाऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं MongoDB में, वही मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। सो SQL क्वेरीज यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं, यहाँ पे MongoDB क्वेरीज कर रहे हो, तो क्वेरी मतलब वही आप समझ रहे हो, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो MongoDB में आपके पास स्पेसिफिकली MongoDB इंजन होता है, जो कि आप अंडरस्टैंड करोगे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा मैं। तो MongoDB इंजन अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेरी करके दे रहा होता है, आप कमांड्स वगैरह यहाँ पे कॉल करके अपना काम कर सकते हो। ये आपका एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, ये आपका एक NoSQL डेटाबेस है। ठीक है, NoSQLDB है ऑब्वियसली। अरे यार, ओके, नहीं काम कर रहा है बेसिकली पेन ड्राइव हमारा, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझा दूंगा मैं। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी यहाँ पे है नहीं कि लिख लिख के आपको समझाना पड़े। तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस एंड यहाँ पे
नो एसक्यूएल डेटाबेस। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में आपके पास किस तरीके से दोनों में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होते हैं, किस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे आपके पास ये एक कॉलम है, फिर ये एक दूसरा कॉलम है, ये एक तीसरा कॉलम है, एंड यहाँ पे इसे हम फील्ड कह रहे होते हैं। ये एक फील्ड हो गया आपके पास, ये एक दूसरा फील्ड हो गया आपके पास, ये एक तीसरा फील्ड हो गया आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये एक रो है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा, या फिर अगर प्रोडक्ट का है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा शो कर रहा होगा, ये दूसरे प्रोडक्ट का डेटा। तो ये एक पूरा का पूरा टेबल है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स में डेटा अरेंज है। ये आपके पास एक कॉलम हो गया, एक कॉलम यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड, एक कॉलम यानी कि एक हो सकता है वो आईडी हो, या फिर हो सकता है वो नेम हो, या फिर हो सकता है वो एज हो। तो एक कॉलम यानी एक पर्टिकुलर फील्ड, एज है तो सारे के सारे वहाँ पे एज ही मेंशन होंगे, एंड डेफिनेटली रिलेशन होगा। यहाँ पे आपके पास एक जो रो है वो एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा दिखा रहा है। अगर पूरा रीड करने की कोशिश करो तो यहाँ पे इस तरीके से आप रीड कर सकते हो कि इस यूज़र का आईडी 1 है, उसका नाम मानस है, एंड उसका एज 21 है। फिर अगर रो 2 पे आओ तो यहाँ पे उसका आईडी 2 है, आपके पास नेम रवि है, एंड उसका एज 22 है। इसी को अगर आप MongoDB के फॉर्मेट में लिखना चाहो, MongoDB में किस तरीके से डेटा होता है, तो अगर उस तरीके से आप अरेंज करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर यूज़र का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा के लिए या एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है। ये जो आपके पास कर्ली ब्रेसेस में दिख रहा है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट, इसे ही हम लोग एक डॉक्यूमेंट कह रहे होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर यूज़र का या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा शो कर रहा होता है आपके पास। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास कॉलम था, यहाँ पे उसे हम फील्ड कर रहे होते हैं। की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपके पास डेटा अरेंज होती है, एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एंड यहाँ पे आपके पास एक फील्ड की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में। ये आपके पास की हो गया आईडी, एंड वैल्यू आपके पास 1 हो गया, जैसा कि यहाँ पे था। यूज़र का आईडी 1 है, यूज़र का नेम आपके पास मानस है, यूज़र का एज आपके पास 21 है। तो की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता है। तो ये आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया, इसे ही हम लोग डॉक्यूमेंट बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे पर्टिकुलर यूज़र का डेटा। तो यहाँ पे दूसरे में आप पढ़ो तो यहाँ पे आपके पास आईडी 2 है, यहाँ पे नेम रवि है, यहाँ पे एज 22 है, एंड ध्यान से देखो तो यहाँ पे हॉबी भी है आपके पास जिम। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है कि आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से डेटा डिफाइन कर रखा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें ही आप लोगे, आपने प्रॉपर स्कीमा बना रखा है, तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे एज सच डायरेक्टली कुछ भी नहीं डाल सकते। वहाँ पे आपके पास अगर प्रॉपर डेफिनेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा ले रहा होता है। प्रीवियस पार्ट में ही मैंने आपको बताया है, हालांकि आगे और भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर कुछ फील्ड या कुछ कॉलम आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, पूरा का पूरा टेबल आपको अल्टर करना पड़ जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो MongoDB में आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा अरेंज होता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एंड ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं इनको अगर आप कंबाइन कर दो तो इसे हम लोग बोल रहे होते हैं कलेक्शन। एक सिंगल कलेक्शन, एक यूज़र का कलेक्शन। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उसे हम लोग बोल देंगे प्रोडक्ट का कलेक्शन। तो मल्टीपल कलेक्शन होते हैं और हर कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और हर टेबल के अंदर आपके पास डेटा हो सकता है, काफ़ी सारे रोज हो सकते हैं, एंड हर रो मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग का डेटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे। MongoDB डेटाबेस कैन कंटेन 1 और मोर कलेक्शंस। एक डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारे कलेक्शंस हो सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पूरा का पूरा MongoDB एटलस खोल के दिखाया था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड एक्चुअली क्लस्टर एंड उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेज एंड फिर उसके अंदर कलेक्शंस एंड फिर डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से होते हैं। तो काफ़ी सारे कलेक्शंस हो सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर। कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी फेंके जाते हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। अगर यूज़र का कलेक्शन है तो उसमें सारे के सारे यूज़र के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंड अगर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का कलेक्शन है तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पे, एंड कोई अगर फीडबैक का कलेक्शन है वहाँ पे सारे के सारे फीडबैक्स होंगे, एंड किस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है वो सब आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कलेक्शंस एंड उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। एक ये आपके पास डॉक्यूमेंट हो गया, नेम, एज, स्टेटस, ग्रुप, एंड यहाँ पे ग्रुप में भी मल्टीपल चीज़ें हैं तो यहाँ पे उसको एरे के फॉर्मेट में या फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको आ रही है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं। तो ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अगर आप मिला दो, सारे के सारे ऑब्वियसली यूज़र के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट, सबको एक जगह कंबाइन कर दो तो ये आपका हो गया कलेक्शन। और एक्चुअली एक कलेक्शन बनाते हैं पहले हम लोग, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमें काफ़ी सारे यूज़र्स रखने हैं तो पहले यूज़र का कलेक्शन बनाएंगे, फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स
राइट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमें प्रोडक्ट्स रखने हैं, पहले प्रोडक्ट का कलेक्शन बनाएंगे, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स रखना स्टार्ट कर देंगे। और उसके भी पहले एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर उसके अंदर कलेक्शन एंड फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। और ये सब तो एक्चुअली प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बताया था, बट फिर भी पूरा का पूरा यहाँ से MongoDB का सीरीज स्टार्ट हो रहा, तो मैंने सोचा कि प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से बताता हुआ चलता हूँ। तो ये आपके पास एक डेटाबेस है, इसमें मल्टीपल कलेक्शंस हो सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस हो सकते हैं। एक मान लो ये आपके पास कलेक्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एंड सब में आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अरेंज करके रख सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा टास्क है, वो ये है कि ये जो डेटा यहाँ पे दे रखा है उसको आपको जेसन फॉर्मेट में, ऑब्वियसली वो जो डॉक्यूमेंट था वो आपके पास जेसन फॉर्मेट में ही अरेंज होता है, दिखाई दे रहा होता है। और एक्चुअली बिहाइंड द सीन बात करें तो वो बीसन में होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो काम करोगे आप जेसन पे करोगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बट उससे आपको मतलब नहीं है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट जान रहे हो, एरे जान रहे हो, इतना काफ़ी है। उसी के फॉर्मेट में ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, एरे एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है, इसको आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे जिस तरीके से आप रखना चाहो उस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करके बेसिकली प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अरेंजमेंट भी ऐसे अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भरे जा रहे हो। तो इसको प्रॉपर तरीके से जेसन फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है, तो कर लोगे आप। एंड फिर उसी तरीके से इसको भी करना है। तो कैसे करोगे फटाफट आप बता दो, मैं थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ आपको। आप कमेंट करके बताओगे कि इसको एक्चुअली में जेसन फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे नेम एज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करोगे। अब पेन टैब तो हमारा काम कर नहीं रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड ये क्लोज। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा, कोलोन, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एज आ जाएगा, कोलोन, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिटी आ जाएगा, कोलोन, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा। फिर है प्रीवियस कंपनीज। तो प्रीवियस कंपनीज में आपके पास मल्टीपल कंपनीज है, तो ये कैसे रखोगे? मल्टीपल आइटम्स अगर आपको रखने होते हैं तो डेफिनेटली आपको किस में रखना होता है? एक एरे में रखना होता है। तो ये प्रीवियस कंपनी की हो गया एंड वैल्यू में आपके पास एक एरे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से एरे के अंदर कॉमा दे देके आप सारी के सारी कंपनीज डाल दोगे, उबर कॉमा महिंद्रा कॉमा अमेजोन। तो ये हो गया आपके पास एक पर्टिकुलर यूजर का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरीके से अरेंज मिलेगा आपको। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली में बाद में आपसे डेटाबेस मॉडल्स वगैरह ETC स्कीमा वगैरह डिज़ाइन नहीं हो पा रहे। तो क्यों? क्योंकि आपको माइंड में क्लियरिटी ही नहीं होती कि डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे रखना है। वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि डेटा को कैसे रखना है। अगर वो आपको आ रहा है देन फिर आप वहाँ पे मॉडल्स स्कीमाज वगैरह आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आपके पास ये है एक, तो इसे आप कैसे रखोगे? तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट में। तो ये हमारा अब करली ब्रेसेस, थोड़ा ब्रेसेस जैसा लग नहीं रहा है बट ठीक है। ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये की, ये वैल्यू, यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद है ऑर्डर प्रोडक्ट्स। अब ये ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर प्रोडक्ट्स में यूज़र ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हैं एक्चुअली। एक तो आपके पास शू है एंड शू आपके पास 20,000 का, टी शर्ट है, टी शर्ट 5,000 का। तो इसमें रिलेशन है डेफिनेटली। ये आपके पास एक पूरा का पूरा एक रिलेटेड फॉर्म में है कि ये प्रोडक्ट है और ये उसी का प्राइस है, ये प्रोडक्ट है और ये उसी का प्राइस है। तो इसको किस तरीके से रखोगे? अब ये तो आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल चीज़ें यूज़र ने ऑर्डर की है, मल्टीपल आइटम्स हैं, तो ऑब्वियसली एरे तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास की आ गया ऑर्डर प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे आपके पास एक एरे बन गया। लेकिन एरे इस बार थोड़ा सा अलग होगा। एरे में नॉर्मल स्ट्रिंग्स नहीं डाल रहे होंगे हम लोग। यहाँ पे आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एरे ओपन हुआ, ये एरे आपके पास क्लोज हुआ एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि रिलेटेड भी रखना है सबको। जैसे कि अगर ये प्रोडक्ट है तो उसका ये प्राइस है, ये प्रोडक्ट है तो उसका ये प्राइस है। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से, एक वापस से ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे की वैल्यू पेयर, प्रोडक्ट शू हो जाएगा आपके पास एंड यहाँ पे प्राइस 20,000। फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, उसके बाद की में आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट और वैल्यू में आ जाएगा टी शर्ट। फिर आपके पास प्राइस आ जाएगा 5,000 एंड फिर उसके बाद नीचे में ये एरे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा जेसन फॉर्मेट में। समझ में आया आपको? सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आगे जाके आप यही देखोगे कि यही दिमाग लगाना पड़ेगा कि डेटा को एक्चुअली किस तरीके से अरेंज करना है। मॉडल डिज़ाइन करोगे ना तो वहाँ पे आपको यही सारी की सारी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कैसे रखना है, नेम रखना है, एज रखना है, CD रखना है एंड फिर उसके अंदर क्या किस तरीके से नेस्टेड फॉर्म में रखना है ना। तो यही सारी की सारी चीज़ें आपको आगे काम आ रही होगी मॉडल डिज़ाइनिंग में। बहुत ही बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं बीसॉन। अब बीसॉन क्या होता है? एक्चुअली बीसॉन का बहुत ही बड़ा रोल है मोंगोडीबी में। बीसॉन आपका बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है बाइनरी जेसन होता है, बाइनरी फॉर्मेट ऑफ जेसन। बाइनरी आप समझ रहे हो 010101, तो कुछ उसी तरीके से आपका यहाँ पे अरेंज किया रहता है। जैसे जेसन है ना, नॉर्मल जेसन, वही जेसन ही आप समझो। आपको माइंड में जेसन ही रखना है, बिहाइंड द सीन ये बीसॉन में कन्वर्ट करके सेव कर रहा होता है एंड फिर वापस आपको फर्दर जेसन में कन्वर्ट करके आपको डेटा दे रहा होता है। वो बिहाइंड द सीन मोंगोडीबी कर रहा होता है। आपको स्क्रीन पे, अगर मोंगोडीबी में भी जाओगे तो आपको स्क्रीन पे विजिबली जेसन ही होगा बिहाइंड द सीन, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके पास वो काम कर पाए, स्पीड में काम कर पाए, इसलिए वो बीसॉन में कन्वर्ट करके काम कर रहा होता है। ऑब्वियसली बाइनरी में आपके पास कंप्यूटर के थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता है, वो लो लेवल हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा आसानी से उसके साथ काम कर पा रहा होता है और ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से काम कर पा रहा होता है, तो इसलिए वो बीसॉन में काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन इंटरनली। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि बीसॉन होता क्या है। अलग कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ही है, लेकिन उसका बाइनरी फॉर्मेट, उसी का बाइनरी फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से समझो, जेसन आपका ह्यूमन लैंग्वेज हो गया, आपको समझ में आ रहा है। बीसॉन आपका कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा उसे, आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा, है क्या, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर बीसॉन को ही अगर आप जेसन में देखना चाहो तो आपको समझ में आएगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बाइनरी फॉर्मेट में आपका मोंगोडीबी इंटरनली मोंगोडीबी का इंजन काम कर रहा होता है, वो इंटरनली कन्वर्ट करके अपने हिसाब से हैंडल कर रहा होता है, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। तो बीसॉन क्या होता है? बाइनरी जेसन, बाइनरी फॉर्मेट ऑफ जेसन, ठीक है। It is a binary format of JSON used internally by MongoDB to store and transfer data. Binary format is easier for computers. Obviously, computers के लिए ज़्यादा आसान है, ये सब आपने पहले भी बेसिक्स पढ़ रखी है। तो बाइनरी फॉर्मेट कंप्यूटर्स की समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्टर एक्सेस उसके साथ वो कर पाता है टू प्रोसेस कंपेयर टू प्लेन टेक्स्ट JSON, ठीक है, ईजियर होता है। सो एप्लीकेशन यहाँ पे होता क्या है, एप्लीकेशन या Node.js या Express.js में जो भी आप कोड लिख रहे हो, आप MongoDB में सेंड करोगे तो JSON फॉर्मेट में आप डेफिनेटली डेटा सेंड करोगे MongoDB में, एंड MongoDB उसको कन्वर्ट बैक करेगा, कन्वर्ट बैक क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली बीसॉन में कन्वर्ट करेगा। बीसॉन बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का बाइनरी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करेगा एंड फिर उसको स्टोर कर लेगा डेटाबेस में। फिर जब आप वापस से उस डेटा को मंगाओगे तो वापस क्या होगा, वहाँ पे कन्वर्ट बैक होगा JSON में एंड फिर वो आपको सेंड कर देगा आपके एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको बीसॉन को उतना ध्यान में रखना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कन्वर्ट करके सीखना है कि JSON में ऐसा है तो वो बीसॉन में ऐसा दिखेगा। ये फालतू घटिया काम करने मत बैठ जाना, वो इंटरनली MongoDB कर रहा होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन पर फोकस करना है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो एक प्यारा सा वीडियो रिकमेंडेड है आपके लिए, API एंड JSON, ठीक है। API आप छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट JSON वाला पार्ट आप देख लो। API एंड JSON वाले वीडियो में ही JSON वाला पार्ट आप देख लो, क्योंकि JSON बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JSON के साथ ही अभी हम लोग काम कर रहे होंगे आगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JSON, थोड़ा सा आप समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। और ये जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई, प्रीवियस पार्ट में भी मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था समझना। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, एंड मैं बिल्कुल थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली करना ही है, आगे प्रैक्टिकल ही करना है भर भर के। उसके पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आगे प्रैक्टिकल भी थोड़ा आसान लगने लगता है, इसलिए मैं बस समझा रहा हूँ। बाकी ऐसा मुझे भी थ्योरी में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। थ्योरी पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली थ्योरी मुझे थोड़ा बहुत लिख के नोट्स में भी देना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे। बट फिर भी मैं अगर बता रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ काम का होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो कि आगे काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो ज़्यादा आसान है कि मैं कोड पे डायरेक्ट बता दूँ, ये सब प्रेजेंटेशन वगैरह भी मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। बट ठीक है, थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कर लो, आगे चीज़ें आपको आसान लगेगी, इसकी गारंटी है मेरी। तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं MongoDB के अंदर, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आपको चीज़ें करनी है एंड किस पे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, उस सबसे थोड़ा सा फैमिलियर होंगे नेक्स्ट पार्ट में। और पूरा का पूरा फैमिलियर होने में वो पूरा नेक्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।